सो हेलो एवरीवन, आई थिंक वीडियो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया है। और क्या हालचाल? सबका बढ़िया हालचाल? चलिए, बढ़िया ही होना चाहिए। ओके। और सब कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हो भाई? सब कोई उठ जाओ, अगर सो रहे हो तो, नींद में हो तो जाग जाओ भाई इस वीडियो देखने से पहले, क्योंकि ये एक चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए कुछ कुछ चीज़ें जो बेकार चीज़ है, बट अगर नॉलेज के बारे में बात किया जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नॉलेज पर्पज़ के लिए। ये चैप्टर आपके कंप्लायंस में शायद ही यूज में आए, बट नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉलेज पर्पज़ के लिए इस चैप्टर का कोई कंपैरिजन नहीं है। बहुत बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें यहाँ पे आपको सीखने मिलने वाली है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें जो इस चैप्टर में होने वाला है। अगर इस वीडियो को आप मिस करते हो, अगर इस चैप्टर को आप मिस करते हो, तो फिर भैया एक चीज़ तो आपका गारंटी, आपका शेयर कैपिटल से रिलेटेड पॉइंट कभी क्लियर नहीं होगा। ये बात गारंटी है। शेयर कैपिटल को आप अच्छे से समझ ही नहीं पाओगे कभी जिंदगी में। अगर इस सेक्शंस को, इन 43 से 53 के सेक्शंस को अगर आप मिस करते हो, तो बहुत सारा ऐसा चीज़ें जो आप हमेशा गड़बड़ करोगे, हमेशा गलत होगी आपसे। ये चैप्टर भले कंप्लायंस में ज़्यादा यूज में ना होता हो, कोई फॉर्म फाइलिंग ना है इसके अंदर, लेकिन इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा यूज प्रैक्टिकली आपके थॉट्स, जो आप सोचोगे ना, जो आप कोई भी प्लानिंग करोगे ना, उसमें बहुत ज़्यादा इसका यूज होने वाला है। ठीक है, तो भैया इस चैप्टर को बहुत यहाँ ध्यान से, बहुत ही दिल लगाकर सुनना। ओके। अगर आप प्रैक्टिकली काम किए हो तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि भैया हाँ, ये सब चीज़ तो हमने देखा है। अगर आप प्रैक्टिकली काम नहीं किए हो तो भी कोई टेंशन नहीं है, आप इमेजिन कर पाओगे कि हाँ भाई, ऐसा चीज़ होता होगा। जब काम करोगे तो देख लेना। ओके। एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो। अभी तो रात के 12:30 बज रहे हैं, जो भी है। चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना। अच्छा, ये जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है। ओके। इस चैप्टर 4 को मैंने 6 भागों में बांटा है। ओके। 6 भागों को मैं एक एक करके, हर पार्ट का, ये पार्ट 1 है, 6 पार्ट का, मतलब इस चैप्टर 4 का टोटल 6 क्लासेस होने वाले हैं। ठीक है। और इन 6 क्लास जब कंप्लीट हो जाएंगे ना, पहली बात तो हर पार्ट का एक एक रिवीजन वीडियो है। हर पार्ट का एक एक रिवीजन वीडियो। ओके। वो हार्डली 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट का रिवीजन वीडियो होने वाला है, डिपेंड कि कितना बड़ा चैप्टर है। तो छोटा छोटा रिवीजन वीडियो बनने वाला है। एंड जिस दिन मेरा ये सारा क्लास कंप्लीट हो जाएगा ना, उस क्लास को कंप्लीट करने के बाद एक अलग रिवीजन वीडियो बनेगा, जो इसमें ये 6 चैप्टर एक साथ रहेंगे। तो फिर भैया आपको शेयर कैपिटल के अंदर का जितना चीज है ना, जितना सेक्शन है, जो भी है इंपॉर्टेंट, वो सब आपके दिमाग में घुस जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको सारे सेक्शन याद नहीं करने हैं, वही सेक्शन याद करने होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। धीरे धीरे वो आपको याद हो जाएंगे। ओके। स्टार्ट करूं चैप्टर को? पक्का? चलिए। बचपन से हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं? बचपन से एक चीज हमने पढ़ते आ रहा है, शेयर कैपिटल, है ना। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जब से हमने कॉमर्स में कदम रखा है ना अपना, तब से हम शेयर कैपिटल्स के बारे में सुन रहे हैं। एक चीज तो हम लोग बचपन सुन रहे हैं, टाइप ऑफ शेयर कैपिटल कितने होते हैं? इक्विटी होते हैं और प्रेफरेंस होते हैं। ये तो हम बचपन से जानते हैं और आगे भी जानते रहेंगे। मतलब हाँ, सही बात है, इक्विटी और प्रेफरेंस होते हैं। सर प्रेफरेंस शेयर का तो मतलब मेरे को पता है। मतलब क्या? तो तुमने बताया कि भाई प्रेफरेंस का मतलब होता है कि आप डिविडेंड के ऊपर प्रेफरेंस दे रहे हो। मतलब बिल्कुल सही बात है। और दूसरा बोला सर, वाइंडिंग अप के समय, अगर कंपनी वाइंड अप होती है तो उस समय प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को पहले पैसा दिया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर वाले को बाद में पैसा दिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड प्रेफरेंस देना। किसी इंसान को प्रीफर करते हैं हम लोग, इनको पहले चूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रेफरेंस। ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई कॉल प्रेफरेंस शेयर। नाउ इक्विटी शेयर भी 2 टाइप का होता है। अब इक्विटी शेयर 2 टाइप का होता है, मतलब एक होता है वोटिंग राइट, एक होता है डिफरेंशियल राइट। ओके। वोटिंग राइट के अंदर मतलब क्या होता है? देखो, वोटिंग का मतलब होता है अगर आपके पास एक शेयर है तो एक वोट है। दिस इज व्हाट आई कॉल वोट। वोटिंग पावर है आपके पास, एक शेयर एक वोट। तो शेयर्स के हिसाब से आपके पास वोटिंग राइट होती है। डिफरेंशियल राइट बोलता है कि नहीं, जरूरी नहीं है कि आपके पास एक शेयर है तो एक वोटिंग राइट ही होगा। हो सकता है आपके पास 2 शेयर का एक वोटिंग राइट हो सकता है आपके पास एक शेयर का 2 वोटिंग राइट हो। मतलब कुछ भी डिफरेंट राइट है ना, बेसिकली कम ही राइट होता है। आपके पास ज्यादा शेयर होंगे, आपको कम राइट दिया जाता है। अब तुम सोचोगे ज्यादा शेयर लेके कम वोटिंग राइट क्यों लेंगे हम? बताता हूँ, सब बताता हूँ। ये चैप्टर बोला ना, कॉन्सेप्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखो, क्यों कोई भी कम दाम पे, कोई भी कम वोटिंग पावर पे कोई भी क्यों शेयर्स खरीदता है? मान लो ये एक कंपनी है, कंपनी का नाम है आर। ठीक है, आर फॉर राजभर, जो भी है। कंपनी का नाम है राजभर लिमिटेड या फिर आर कंपनी है। ये कंपनी का ना भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल लग रहा है। ओके। ये एक इन्वेस्टर है, देखो सूटकेस में पैसा लेके बैठा हुआ है।
मान लो इस कंपनी को दिख रहा है, इस इन्वेस्टर ने देखा कि भैया ये कंपनी आज की डेट पे यहाँ है, कल की डेट पे ये यहाँ पे होगी, इसका इतना ग्रोथ हो जाएगा, देख रहे हो बिल्डिंग बन जा रहा है इतना बड़ा। कल के डेट पे कंपनी का ग्रोथ जो है ना बहुत ज्यादा होने वाला है, आने वाले 5 साल में कंपनी मेरे को 5 टाइम प्रॉफिट करके देगी, 5x। ये इन्वेस्टर क्या सोचा कि अगर आज की डेट में मैं इस कंपनी में 5 लाख लगाता हूँ तो 5 साल बाद मेरे को 25 लाख यहाँ से मिल जाएंगे। ये इसका प्रिडिक्शन है। प्रिडिक्शन ऐसा नहीं है कि रात को ऐसे सो गए सपने में आया है भगवान, हाँ ऐसे नहीं है, सपने वाली चीज नहीं। प्रिडिक्शन मतलब उसका बैलेंस शीट देखा है, मार्केट रिसर्च किया है, कंपनी के बारे में पता लगाया है, क्या कंपनी करती है, कैसी करती है, सब कुछ डिटेल देखा है, तो उसको अंदाजा लगाया कि नहीं आज की डेट पे जो 5 लाख मतलब जो भी शेयर है उसका 5 गुना हो जाने वाला है। तो ये बंदा पहुंच गया कंपनी में, बोला भाई मेरे को तो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। ओके, अब छोटा मोटा इन्वेस्टर्स नहीं आते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ये। तो ये 5 लाख एग्जाम्पल है, 5 ज्यादा ही रख लो यार, 5 करोड़ 50 करोड़ 500 करोड़ जो भी तुम सोचना है। ये आया इस आर के पास, बोला कि भाई मेरे को आप कंपनी का शेयर चाहिए। कंपनी को भी फंड की जरूरत है, कंपनी दोनों को जरूरत होनी चाहिए भाई, कंपनी को भी पैसे की जरूरत है और इसको भी इन्वेस्टमेंट करना है, इसके पास एक्स्ट्रा पैसा है। तो कंपनी क्या इसको ऑफर देगी कि भैया देखो हम आपको शेयर्स में ज्यादा वोट नहीं देंगे, क्योंकि वोटिंग राइट जब ज्यादा हो जाएगा ना, मान लो प्रमोटर्स की होल्डिंग जब कम हो जाती है और शेयर होल्डर्स पब्लिक में बहुत ज्यादा शेयर हो जाता है ना, तो उस समय क्या होता है कि कोई भी डिसीजन लेना, रेजोल्यूशन पास करना मुश्किल हो जाता है। इससे पहले मैंने शेयर होल्डर मतलब जनरल मीटिंग का पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, तो एजीएम ईजीएम सब कुछ ओआर ऐसा सब क्लियर हो गया आपका, ठीक है। नहीं किया है तो पहले वो वीडियो देख लो यार, पहले मतलब वो सब चैप्टर आप नहीं छोड़ सकते हो, डेफिनेशन वगैरह ईजीएम ईजीएम वाला ये सब चैप्टर एकदम मत छोड़ना, पहले वो पढ़ो फिर यही तब जाके ये सब समझ में आएगा अच्छे से। तो अब ये क्या है, इसको भी पैसा चाहिए। ये क्या किया, इसको बोला कि भाई देखो मैं तो आपको पूरा शेयर नहीं देने वाला, मतलब आप मान लो आपके पास 5 लाख है, अगर 5 लाख रुपए का मैं शेयर देता हूँ तो आपको 20% का शेयर जो है वोटिंग राइट मिल जाएगा, ये बोल रहा है। 20 छोड़ो 10% का वोटिंग राइट मिल जाएगा। अगर कंपनी 5 लाख रुपया इससे लेकर 5 लाख का शेयर देती है तो इसके पास 10% वोटिंग पावर चला जाएगा, ठीक है, एग्जाम्पल चल रहा है। तो नहीं लग रहा है कि प्रमोटर का जो होल्डिंग है, अगर प्रमोटर 70% होल्ड करके बैठा है तो कहीं ना कहीं इसका भी होल्डिंग थोड़ा कम हो जाएगा, होगा ना, इसके पास 10% पहुंच रहा है तो। अब इस सिचुएशन में प्रमोटर अपने मन से जो चाहे वो नहीं कर सकते हैं, मालिक जो है कंपनी का वो अपने मन से नहीं कर सकते हैं। ये अगर किसी चीज में बोल देगा कि नहीं हम नहीं करने देंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाएगा फिर, है ना। तो इस सिचुएशन में ये बंदे को तो पता है कंपनी का प्रॉफिट है, लाभ होगा मेरे को 25 गुना मतलब 5 गुना प्रॉफिट होने वाला है। कंपनी इसको बोलेगी भैया हम आपको 10% पावर वोटिंग पावर नहीं देंगे, हम आपको सिर्फ और सिर्फ 2% वोटिंग पावर देंगे या फिर 5% वोटिंग पावर देंगे। ओके, हम आपसे पूरा 5 लाख रुपया लेंगे, पैसा पूरा दीजिए, वोटिंग पावर कम देंगे। अब इसमें इसका फायदा है कि भैया इसको दिख रहा है कंपनी का ग्रोथ है, ये क्या करेगा 5 का 25 कर लिया। जब 5 का 25 हो गया तो कोई और शेयर होल्डर बैठा होगा कहीं, वो देखेगा अरे ये तो 5 का 25 कर लिया, अगर हम 25 लगाते हैं, अगर हम 25 का हम 50 कर सकते हैं, फिर 25 का साथ 75 हो जाएगा। ओके, तो ये भी इस बंदे से जब शेयर खरीदने जाएगा ना, तो ऐसा नहीं है कि ये अलग दाम पे खरीदेगा, ये भी यही डिफरेंशियल राइट वाले शेयर्स को ही ये भी खरीदेगा, इसी 25 लाख का जो शेयर है इसी को ये शायद परचेस करे, और वो भी विद 5% वोटिंग पावर ही खरीदेगा, ये नहीं कि पूरा वोटिंग पावर मिल जाएगा। अब ये डिफरेंशियल राइट से डिफरेंशियल के साथ ही चलेंगे, ये 5% अगर वोटिंग राइट दिया गया तो वोटिंग 5% ही चलेगा, 2% मिला है तो 2% ही चलेगा। समझ में ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये होता है डिफरेंशियल राइट, अलग राइट दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, कुछ यूनिक राइट हो गया। अब यहाँ पे क्या कंपनी के लिए बेनिफिट क्या है कि वोटिंग राइट भी कम दिए हम, प्रमोटर है, किसी को वोट करने का औकात कम दिए, कम वोट कर सकता है, पावर कम है उसके पास, लेकिन पैसा हम पूरा ले लिए, है ना। सो दिस इज व्हाट आई कॉल डिफरेंशियल राइट, डिफरेंशियल राइट। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशियल राइट सर देने कैसे हैं हमको। ये दिख रहा है आपको पूरा का पूरा प्रोविजन, ये आपका मेन जो है ना, ये आपको एक्ट में नहीं मिलने वाला, ये आपको रूल्स में मिलने वाला है। तो ये जो बुक है ना, इस बुक में आपको एक्ट प्लस रूल दोनों मिल जाएगा। ओके, एंड बहुत ज्यादा अननेसेसरी चीज इसमें नहीं डाला गया है ताकि आप समझ सको, बिकॉज ये एक टेक्स्ट बुक है। आप अननेसेसरी चीज झूठ मूठ का अमेंडमेंट कर, ये सर्कुलर नोटिफिकेशन जबरदस्ती का डाल के बुक को और मोटा किया जा सकता था, और लंबा कर सकता था, लेकिन फिर कोई फायदा नहीं होता, आप समझ नहीं पाते। तो इसीलिए सिर्फ नेसेसरी चीज डाला गया जिसको आप देख के पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाओ कि भैया क्या कहना चाहता है ये। ये पीडीएफ आपको शायद डिस्क्रिप्शन में मिल जाए।
ओके। और अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं है तो फिर आप बुक परचेस कर लो, अमेज़न का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अदरवाइज आपको पहले ही मेल में आपको पहले गया ही होगा आई थिंक। ओके, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट कैसे इशू करना है? अगर कोई कंपनी है जिसके पास क्या है, लिमिटेड बाय शेयर कंपनी है, अगर जिसके पास शेयर कैपिटल है, ओके, कंपनी है जिसके पास क्या है, शेयर कैपिटल, तो कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तो वो क्या कर सकती है, डिफरेंशियल राइट के शेयर्स दे सकती है। ओके, एज अ डिविडेंड राइट, डिविडेंड का, और एज डिविडेंड राइट एज वोटिंग से हो सकता है, डिविडेंड से हो सकता है बोले कि भैया आपको अगर आपने हमारे 100 शेयर लिए हैं, आपको पूरा डिविडेंड नहीं देंगे, हम आपको सिर्फ 50% शेयर पे ही डिविडेंड देंगे। दैट इज देयर प्रॉब्लम, वो अपना आपस में डिसाइड करेंगे। ओके, अनलेस इट कंप्लाई द फॉलोइंग कंडीशन नेमली, अब ये कंडीशंस क्या क्या है, यहाँ तक कंडीशन है, बहुत ही जेन्युइन कंडीशन है। सोचो, सबसे पहले आर्टिकल ऑथोराइज करेगा, एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथोराइज कर रहा है इस डिफरेंशियल राइट को। ये सर आर्टिकल तो हमारा ऑथोराइज करा, हमने आर्टिकल देखा, हमारे आर्टिकल में परमिशन है, हम डिफरेंशियल राइट के शेयर्स दे सकते हैं। दूसरा बी नंबर कंडीशन क्या है सर, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ध्यान से समझना बात को, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बोलना है, स्पेशल रेजोल्यूशन मत चिपका देना कि हर जगह स्पेशल ऐसा बोलते रहते हैं, यहाँ भी ऐसा नहीं, ये डिफरेंशियल राइट है, यहाँ पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए। अगर कंपनी लिस्टेड है ना तो ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आपको पोस्टल बैलेट से लेने होंगे। ओके, पोस्टल बैलेट का चैप्टर मैंने जो एजीएम या ईजीएम वाला जो चैप्टर पढ़ा है ना उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, सेकंड थर्ड वीडियो आई थिंक हमारा थर्ड क्लास होगा आपका। नेक्स्ट, शेयर विद डिफरेंशियल राइट शैल नॉट एक्सीड 74% ऑफ द टोटल पोस्ट इशू पेड अप शेयर कैपिटल प्लस, अगर पहले भी कभी इशू किए हो, मतलब अगर आपका कंपनी का टोटल जो है शेयर कैपिटल 100 रुपया है तो आप सिर्फ 74 रुपया का ही 74 रुपीज का ही शेयर को आप डिफरेंशियल राइट में दे सकते हैं, बाकी का आपको 26% शेयर जो है नॉर्मल वोटिंग पावर वाला रखना होगा। समझना क्या बात, नॉर्मल जो है 26% ही आप ये वाला रख सकते हो, अदरवाइज आप नहीं रख सकते हो। ओके, 74% ज्यादा नहीं रख सकते। अब ये 74% करने का लॉजिक समझो ना, पब्लिक होल्डिंग कितनी होनी चाहिए सर, इतनी होनी चाहिए पब्लिक होल्डिंग, है ना, पब्लिक होल्डिंग में पब्लिक को तो आप उतना ही शेयर दे रहे हो, प्रमोटर्स के पास और बाकी जो क्यूआईपी वगैरह को देते हैं उनको हम लोग नेगोशिएट कर सकते हैं, उनके साथ आपस में देखेंगे, तो प्रमोटर्स अपना देखें। ओके, तो भैया 74% से ज्यादा आप किसी कीमत पे 74% ज्यादा आप किसी को भी डिफरेंशियल राइट का शेयर नहीं दे सकते। टोटल आज अगर आपने 100 रुपया का शेयर इशू, 100 रुपया का टोटल शेयर था, 10 रुपया का आज इशू किया है, कल 10 का इशू किया, आपने 20 का इशू कर लिया। ओके, अभी आप 20 का जब ऑलरेडी इशू कर चुके हो तो अब 54 रुपया का ही मैक्सिमम दे सकते हो, मतलब पूरी जिंदगी में मिलाकर टोटल कभी भी 74% से ज्यादा हो ही नहीं सकता। क्लियर। नेक्स्ट सी नंबर, आपका कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है कि इसलिए सर प्रॉफिट का आप लोग अच्छा हर साल डिविडेंड देते हो, लास्ट 3 साल में 3 साल से आप डिविडेंड दे रहे हो, खुद सोचो ना, डिफरेंशियल राइट दे रहे हैं आपको, हम कम वोटिंग पावर दे रहे हैं तो आपको डिविडेंड वाली तो कंपनी होगी ना, डिविडेंड दे रही होगी। अगर हम बोले आपको कम डिविडेंड देंगे तो हो सकता है पास्ट रिकॉर्ड में तो डिविडेंड देती हो, हर साल देती हो, तो क्या लगेगा, अरे चलो ठीक है यार, कम डिविडेंड देगी तो भी काफी डिविडेंड दे रही है, बाकी मार्केट की कंपनियां तो डिविडेंड ही नहीं दे रही हैं। ओके, नेक्स्ट, कंपनी अब यहाँ पे देखो ये सारा डिफॉल्ट का पॉइंट है, कंपनी क्या है डिफॉल्ट नहीं किया, किस चीज के लिए भाई, एक मिनट, फिनेंशियल स्टेटमेंट दिख रहा है थोड़ा सा ज्यादा ये सिंक हो गया है, ठीक है, खैर आपको इमेज में अच्छा मिलेगा, आपको जो पीडीएफ मिलेगा उसमें काफी अच्छा मिलेगा, ये थोड़ा स्पेस के साथ मिलेगा। कंपनी कोई डिफॉल्ट फिनेंशियल स्टेटमेंट का जो फॉर्म फाइलिंग होता है लास्ट 3 ईयर में नहीं किया, मतलब एओसी 4 एमजीटी 7 ये सब में आपका कोई भी डिफॉल्ट नहीं है। कंपनी ने कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर किया एंड फिर उसको पेमेंट नहीं किया, कॉल्ड डिविडेंड में डिफॉल्ट कर दिया, तो कोई भी ऐसा गंदा काम नहीं किया आपने, डिविडेंड का डिफॉल्ट नहीं किया, ठीक है। अगर ऐसा किया भी है गंदा काम, तो जिस दिन गंदा काम किया था ना उस दिन से उसको ठीक किया, पहले जिस दिन गंदा काम किया, आज गंदा काम किया, उस गंदा काम को ठीक कब किया, मतलब डिफॉल्ट को जिस दिन ठीक किया उस ठीक होने के बाद से 5 साल तक आप नहीं ला सकते हो डिफरेंशियल राइट, आफ्टर 5 ईयर आप लाओ। ओके, जी नंबर, कंपनी इज नॉट इन डिफॉल्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का भी अपना प्रिंसिपल अमाउंट या फिर इंटरेस्ट कोई भी चीज का आपने घोटाला नहीं किया हुआ है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया है, लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ है, इनका भी घोटाला घपलेबाजी नहीं किया है आपने, इनको भी पैसे टाइम पे चुकाए हैं। खुद सोचो, किसी को हम डिफरेंशियल राइट पे शेयर दे रहे हैं और किसी का पैसा मार के बैठे हुए हैं,
कंपनी कब डिफरेंशियल राइट देती है? जब कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस होता है ना। यहाँ कंपनी किसी का पैसा मार के बैठी हुई है और आप डिफरेंशियल राइट की बात कर रहे हैं, हाउ इज इट पॉसिबल भाई? कंपनी का ग्रोथ यही नहीं दिख रहा है कि किसी का पैसा मार रही है कंपनी, तो कैसे ग्रोथ भाई? कल को वो उसका भी पैसा मार देगी। तो इसीलिए बोला कि भैया अगर कोई भी तरीके का डिफॉल्ट करते ना तो फिर कंपनी और डिफरेंशियल राइट का शेयर नहीं दे पाएगी। अगर कोर्ट, देखो कंपनी हैज नॉट बीन पेनलाइज बाय कोर्ट, कोई भी कोर्ट अगर लास्ट 3 साल में उसको पेनलाइज कर दिया है, हर जगह पे नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और एनी अदर स्पेशल एक्ट अंडर विच कंपनी इज बीइंग रेगुलेटेड बाय सेक्टोरल रेगुलेटर, अगर वो पेनलाइज किया गया बाय कोर्ट, कोर्ट अगर उसको पेनलाइज कर देती है तो फिर जाके भैया वो इनएलिजिबल हो जाता है, वो डिफरेंशियल राइट का शेयर्स नहीं ला सकता। तो की पॉइंट में फटाफट देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स था। अभी जो ऊपर पढ़ा ना वही सारे पॉइंट्स की पॉइंट्स में लिखे हुए हैं शॉर्ट करके। देखो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज करना चाहिए, बिल्कुल। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए, बिल्कुल। लिस्टेड कंपनी है तो पोस्टल बैलेट। मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? 74%। कंसिस्टेंट टैक्स रिकॉर्ड किस लिए होना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, अब प्रॉफिट बांट रहे थे। फिनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न जो है एमडीटी 7 और एओसी 4 आप टाइमली फाइल कर रहे हो लास्ट 3 साल से। डिविडेंड डिक्लेयर करते रहते हो आप, कोई डिफॉल्ट नहीं होता है, जो डिविडेंड डिक्लेयर कर दिए सारा पैसा चुका देते हो, दे देते हो, ठीक है। कोई डिफॉल्ट नहीं है प्रेफरेंशियल वालों का, डिफरेंट का या फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग का, इन सब का कोई डिफॉल्ट नहीं है। कोर्ट ने आपको पैनलाइज नहीं किया लास्ट 3 साल में। अगर ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं तो फिर आप डिफरेंशियल राइट शेयर्स ला सकते हो। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट था डिफरेंशियल राइट शेयर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया, लाने का तरीका भी बता दिया, ये चीज नहीं होनी चाहिए या फिर होनी चाहिए। ओके, अब चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब छोटा छोटा सेक्शन है लेकिन कॉन्सेप्चुअली काफी इंपॉर्टेंट है, बोल सकते हैं। शेयर एंड डिवेंचर क्या होगा? मूवेबल प्रॉपर्टी के थ्रू ट्रीट किया जाता है हमेशा। नंबरिंग ऑफ शेयर, कोई भी शेयर्स आपके पास है ना उसका डिस्टिंक्टिव नंबर हमेशा अलग अलग होगा। डिस्टिंक्टिव नंबर काम कैसे करता है एक बार समझो। आपको 100 शेयर इशू करने हैं, ठीक है। टोटल आपका ऑथराइज कैपिटल कितना है? 100 शेयर। आपको पेडअप कितना देना, आपका सब्सक्राइब कितना हुआ है? 100 शेयर अब सब्सक्राइब हो गया। तो ये एक बंदा, ये एक, ये एक, ये एक, ये 4 लोग हैं, चारों को 100 शेयर बांटना है हमको, ठीक है। इसने 25% सब्सक्राइब किया, इसने भी 25% लिया, इसने भी 25% लिया, इसने भी 25% लिया। ओके, स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 से होगा 25 तक। डिफरेंशियल राइट चल रहा है ना, अरे सॉरी बोल रहा हूँ, शेयर्स दे रहा हूँ ना, डिस्टिंक्टिव नंबर है ना, देखो इसका डिस्टिंक्टिव नंबर स्टार्ट होगा 1 से 25 तक। शेयर सर्टिफिकेट नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे करके 25 तक। फिर स्टार्ट होगा 26 से 50 तक, इसके पास जाएगा। फिर 51 से 75 तक इसके पास जाएगा। फिर 76 से 100 तक इसके पास जाएगा। देखो सारा 100 हो गया ना। देखो सबके पास अलग अलग डिस्टिंक्टिव नंबर गया। इस तरीके से डिस्टिंक्टिव नंबर देते हैं। अगर कभी कभी शेयर ना स्प्लिट करते हैं, एक शेयर सर्टिफिकेट तोड़ रहे हैं, मान लो इसके पास शेयर था, कितना शेयर था सर? 25 शेयर था। अब ये 25 शेयर को ना तोड़ना चाहता है, ओके तोड़ सकता है। इस 1 से 25 शेयर है, इसके पास भी 25 शेयर है, ये तोड़ना चाहता है। कितना तोड़ना चाहता है? ये चाहता है कि 10 शेयर एक दोस्त को दे दे और 15 शेयर एक दोस्त को दे दे। तो जो शेयर 10 वाला होगा उसका डिस्टिंक्टिव नंबर क्या हो जाएगा? 1 से 10 तक एक डिस्टिंक्टिव नंबर का एक शेयर बन जाएगा। 11 से 25 तक ये एक डिस्टिंक्टिव नंबर का शेयर हो जाएगा। दैट्स इट, डिस्टिंक्टिव नंबर यही होता है। ओके, ये अगर आपकी कंपनी में फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स हैं तो फिर ये आपके काम में आएगा। अगर आपने आपकी कंपनी के सारे शेयर डीमैट हो चुके हैं फिर आपके किसी काम का नहीं है भी, मतलब एट प्रेजेंट, क्योंकि सारे शेयर डीमैट पड़े हुए, सबका डिस्टिंक्टिव नंबर ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, प्रॉपर्ली लिखा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ शेयर, दैट इज हमारा शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर साइन कौन करता है? यहाँ स्पेस छूट गया है। शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर साइन कौन करता है? साइन बाय 2 डायरेक्टर, कंपनी के 2 डायरेक्टर साइन करते हैं, और बाय डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी। 2 तो डायरेक्टर करेंगे, या तो एक डायरेक्टर प्लस एक कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। वह कंपनी हैज अपॉइंट, अगर कंपनी के पास सीएस है तो। ओके, एक चीज और, अब मान लो तुमको एक शेयर सर्टिफिकेट देखा है कभी? नहीं देखा तो फिर लास्ट वाला जो वीडियो आएगा ना, प्रैक्टिकल वीडियो, उसमें शेयर सर्टिफिकेट कैसा होता है सब कुछ दिखाऊंगा। ओके, ये एक कागज जैसा रहता है, इसमें लिखा रहता है कंपनी का नाम रहेगा, रजिस्टर्ड एड्रेस आएगा, फिर इसमें आपका दिखा रहेगा ऑथराइज सिग्नेटरी वगैरह साइन करेंगे यहाँ पे। एक शेयर का दाम 10 रुपया, आपने कितना शेयर लिया है वो सब लिखा रहेगा, कितना अमाउंट का शेयर है, एक शेयर का वैल्यू कितना है,
या फिर दोनों डायरेक्टर का साइन रहेगा। दैट्स इट, यही होता है शेयर सर्टिफिकेट, कुछ ऐसा दिखता है। मान लो ये शेयर सर्टिफिकेट रखा दादाजी के जमाने का रखा हुआ है, अभी एकदम खराब हो गया है, तो क्या करना होगा सर, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू करवाएंगे, या फिर घर में आग लग गया और ये सारा का शेयर सर्टिफिकेट क्या हो गया, जल गया, तो क्या करेंगे सर, वो मेरा लॉस्ट हो गया, बर्बाद हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, कहाँ गया, लॉस्ट या फिर डिस्ट्रॉय हो गया, एकदम बेकार हो चुका है, देखो डिफेस हो गया है, एकदम देखने लायक नहीं बचा, हालत खराब है इसका। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हैं। अब डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करवाने के लिए यहाँ कुछ प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। क्या क्या है सर, सबसे पहले बोर्ड का कंसेंट चाहिए होगा, मतलब कोई भी इंसान का अगर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू हो रहा है तो उसके लिए BR in BM लगता है। कैसे होता है, कंपनी जो शेयर होल्डर है ना, वो सबसे पहले एप्लीकेशन करेगा कि मेरा शेयर सर्टिफिकेट है लॉस्ट हो गया है, या फिर बताएगा कि मेरा अगर लॉस्ट हुआ है तो FIR की कॉपी देगा, अगर मान लो खराब हो गया है तो सर्टिफिकेट सरेंडर करेगा, बोलेगा मेरा शेयर सर्टिफिकेट बेकार हो चुका है सर, हम सरेंडर करना चाहते हैं, मेरे काम का नहीं बचा है, जो भी बता रहा है वो। इस सिचुएशन में आप क्या होगा, सर शेयर सर्टिफिकेट तो हमारा खराब हो चुका है, आप हमारा नया दे दीजिए। इस मैटर को बोर्ड मीटिंग में पुट किया जाएगा कि भैया उसको नया शेयर सर्टिफिकेट चाहिए, दे दें का, क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट के साथ अगर घोटाला होता है ना तो बहुत बड़ा घोटाला हो सकता है। सोचो एक बार, कंपनी सबसे पैसा ली है, 100 लोग से पैसा लिया, ठीक है, 100 लोग से पैसा लेने के बाद सबका 1-1 रुपए का शेयर आता है, अगर 100 रुपए लफ कर देगी तो सबको 1-1 रुपए का शेयर देगी। डायरेक्टर के पास तो शेयर सर्टिफिकेट का किताब पड़ा होगा, वो घर में बैठे बैठे 200 शेयर सर्टिफिकेट अपने नाम पे कर लिया, हो गया ना गड़बड़। अब क्या होगा, बेचारे सबका हिस्सा मार लिया आप, राइट। सो दिस इज व्हाट आई कॉल कि चिटिंगबाजी होती है यहाँ पे। इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए ये सिस्टम लाया गया है कि भैया ऐसा चिटिंगबाजी ना हो सके। अब नहीं होता ऐसा चिटिंगबाजी, ठीक है। तो पहले तो बोर्ड का कंसेंट ले लिया, अगर आपके पास सर्टिफिकेट खराब हो चुका है तो उसको सरेंडर कीजिए, खराब हो चुका मतलब लॉस हो चुका है तो उसका प्रूफ दीजिए, कुछ फीस आपको पे करना होगा, लेकिन 2 रुपया ज्यादा का फीस चार्ज नहीं करोगे, मतलब समझ लो नेग्लिजिबल फीस है, ठीक है। आपको एविडेंस देना होगा, अगर खो गया है तो FIR की कॉपी वगैरह दीजिए। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, अब कंपनी को आपने बोल दिया सर हमारा शेयर चोरी हो गया, मान लेगी कंपनी क्या, वो भी तो डेटा भेजेगी, किसी आदमी को भेजेगी, थाना जाओ पता बता करके आओ भाई सच में चोरी हुआ है नहीं हुआ है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो भी तो इन्फॉर्मेशन निकालेगी ना। तो वो सब चीज के लिए जो एक्स्ट्रा खर्चा होगा ना वो भैया वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। जो नया शेयर सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसके मत्था पे डुप्लीकेट का ठप्पा मार के दिया जाएगा कि ये डुप्लीकेट शेयर है, कोई भी देखेगा बोलेगा अच्छा अच्छा ओरिजिनल वाला चोरी हो गया, ठीक है। और ये प्रूफ हो जाना चाहिए कि भैया ये तो बेकार हो चुका है जो भी है। और आफ्टर दैट जो बेकार सर्टिफिकेट कंपनी को मिला है, लॉस्ट वाला तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन जो बेकार वाला सर्टिफिकेट मिला ना कंपनी को, उसको 3 साल तक आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है। 3 साल तक आप अपने पास रखिए, आफ्टर 3 ईयर, 3 साल हो गया, अब अगर आपको डिस्ट्रॉय करना है तो पहले बोर्ड का अप्रूवल लीजिए, मतलब BR at BM बोर्ड का रेजोल्यूशन पास कर लीजिए, फिर आप इसको डिस्ट्रॉय कर लीजिए, क्लियर। ये था डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करने के तरीके। अगर आपकी कंपनी में अभी फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स है तो भैया ये काम आ सकता है, कभी भी कोई भी बेच सकता है आपको। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज वोटिंग। अब वोटिंग में ना सब कुछ सबको पता है कि सर हर मेंबर जिसके पास भी इक्विटी शेयर कैपिटल है शैल हैव अ राइट टू वोट। हर रेजोल्यूशन जो कंपनी में पास होता है, कोई भी कंपनी का मैटर रेजोल्यूशन पास होता है ना जनरल मीटिंग में, उसमें इक्विटी शेयर होल्डर वालों को वोटिंग का पावर हुए है, वी ऑल नो दिस थिंग, ठीक है। लेकिन मजे की बात क्या है, हर कंपनी में अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ना, तो भैया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कोई वोटिंग राइट नहीं होता है, और अगर वोटिंग राइट होगा भी तो ओनली ऑन द रेजोल्यूशन। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहली बात तो वोटिंग राइट नहीं होता, ओके। लेकिन एक समय होता है, कब होता है, विच डायरेक्टली अफेक्ट देयर राइट्स। मतलब सोचो अगर तुम्हारा अगर चॉकलेट हम छीनेंगे तो तुमसे तो पूछेंगे ना कि भैया छीन ले लें, छोटा वाले को दे दें, कि बिना पूछे ले लेंगे कि तुम प्रेफरेंस वाले, तुमसे पूछेंगे नहीं, दे चॉकलेट, छीन लेंगे, नहीं ना। अगर आपका गिफ्ट किसी और को दे रहे हैं तो पहले आपका कंसेंट चाहिए ना भाई, तो वही चीज है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो आपका प्रेफरेंस शेयर है, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का राइट अफेक्ट हो रहा है, मान लो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम 10% डिविडेंड देते थे हर साल, हम बोले कि एक काम करते हैं अब 8% देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर मान जाएगा। आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले से तो पहले पूछिए
उनसे तो पहले पूछिए, तो उनसे पूछने के लिए क्या करना होगा, उनकी एक मीटिंग बुलानी होगी, उनसे परमिशन लेना होगा, राइट। नेक्स्ट, दूसरा, अगर कंपनी वाइंड अप में जा रही है, कंपनी बंद होने जा रही है, तो भैया मानते हैं ये कंपनी के जिंदगी भर के लिए मालिक नहीं है, लेकिन थोड़े से तो मालिक हैं, थोड़े से तो मालिक है ना। तो इस थोड़े से मालिक होने की वजह से इनको वाइंड अप में भी वोटिंग करने का पावर हो जाता है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों के पास वैसे तो कोई वोटिंग पावर नहीं होता है, लेकिन दो सिचुएशन में, जब इनका खुद का राइट का बैंड बच जाए या तो कंपनी का वाइंड अप हो जाए, इस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ इनके पास वोटिंग का पावर आता है। ओके, नेक्स्ट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वाला पॉइंट है। मान लो किसी डिविडेंड, कोई क्लास ऑफ डिविडेंड होल्डर है, ये किसी एक बंदे को नहीं बोल रहा है, कंपनी डिविडेंड ही नहीं दे पाई, कंपनी डिविडेंड दे ही नहीं पाई। कंपनी ने बोला था हम 8% आपको डिविडेंड देंगे हर साल, कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया। कितने साल नहीं दिया? 2 साल। कंपनी ने पूरे 2 साल तक डिविडेंड नहीं दिया है। अब प्रेफरेंशियल होल्डर वाला प्रेफरेंशियल होल्डर कंपनी के हर मीटिंग में, हर रेजोल्यूशन में आके बैठ जाएगा, हम भी वोट देंगे। काहे नहीं देंगे भाई, डिविडेंड दीजिए नहीं तो वोट देंगे, पहले डिविडेंड दीजिए नहीं तो वोट देंगे। एकदम मजाक नहीं कर रहे, डिविडेंड दीजिए पहले, जल्दी डिविडेंड दीजिए, नहीं देंगे तो वोट करेंगे हम, और वोट में हम क्या करेंगे, एकदम डिसेंट देंगे, अप्रूव ही नहीं होने देंगे मैटर को। गॉट इट। तो डिविडेंड क्या होता है भैया, डिविडेंड किसी भी अगर स्पेसिफिक क्लास को, अगर, अब ये मत बोलना कि सर किसी एक आदमी को अगर डिविडेंड नहीं दिए तो, एक आदमी, सिर्फ एक आदमी, क्या वो आके बैठेगा? नहीं, क्योंकि मुन्ना बोला यहाँ पे क्लासेस, किसी एक पूरा का पूरा क्लासेस हो सकता है भैया, एक 8% डिविडेंड वाला हो, एक 8% प्रेफरेंशियल वाला हो, एक जगह 10% प्रेफरेंशियल होल्डर वाला हो। तो 8 वाले जो है, इनको हम डिविडेंड नहीं दे पाए तो इनके पास पावर आ जाएगा कि ये कंपनी के हर रेजोल्यूशन में वोट करेंगे, हर जनरल मीटिंग में जाके वोट करके आएंगे। ओके, क्लियर ये ना, ये पॉइंट क्लियर हो गया? तो एक बार 2 मिनट, मतलब 1 मिनट में ये फिर से पूरा बोलता हूँ, ठीक है? नहीं क्लियर हुआ तो दिमाग में घुस जाएगा, ध्यान से सुनना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों के पास कोई वोटिंग पावर नहीं होता है, लेकिन 2 समय में वोटिंग पावर आता है, जब उनका खुद का राइट पे आ जाए या कंपनी वाइंड अप हो जाए। लेकिन एक बात ध्यान रखो, अगर किसी प्रेफरेंशियल होल्डर वालों को, पूरा ग्रुप को, अगर कंपनी 2 साल तक डिविडेंड नहीं देती है तो वो हर रेजोल्यूशन में, हर मीटिंग में आ जाएंगे वोटिंग करने। यही समझाया अभी, क्लियर? नेक्स्ट इज एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये देखो, ये कोई कंपनियां नहीं करती है, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट कोई नहीं करता है, बहुत रेयरली होता है, बहुत ज्यादा रेयरली, बट पता होना चाहिए भाई, कभी जरूरत पड़ेगा तो पता तो होना चाहिए कि ये होता भी है ऐसे दुनिया में कुछ, तो ये पता होना चाहिए। बता रहा हूँ, मान लो वेरिएशन कैसे करेंगे, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर मतलब, मान लो तुम्हारे पास कितने थे, 10 रुपए के शेयर कैपिटल थे। बोला हाँ सर। मैं बोला एक काम करो ना, 8 रुपया का कर लो, 2 रुपया हम नहीं दे पाएंगे आपका, या छोड़ दो इसको। तुम्हारे पास 10 रुपए के कोई 10 रुपए का एक सामान था, ठीक है, 10 रुपए का तुम्हारे पास राइट है, 10 रुपया का। मैंने बोला एक काम कीजिए ना, 8 रुपया मान लीजिए, 2 रुपया बर्बाद हो गया आपका, मानोगे आप ऐसे? कोई भी मानेगा? कोई नहीं मानेगा। Where share capital of a company is divided into different class of share, the right attract to the them etc. ये कौन ज्ञान पढ़ने वाला है, यहाँ जाओ। अगर कोई भी आप शेयर होल्डर्स के राइट को चेंज करने जा रहे हो तो आपको उनका ही परमिशन चाहिए होगा, ठीक है? शेयर होल्डर्स का परमिशन लगेगा 3/4 ऑफ दैट क्लास। जिस क्लास का शेयर होल्डर है, जिस उनका वोटिंग, उनका जो राइट में अगर चेंजेस लाना चाहते हो तो सबसे पहले उसी क्लास के शेयर होल्डर्स का 3/4 वोटिंग परमिशन लेके आइए। मतलब नहीं समझे, समझाता हूँ। हमारे पास एक क्लास था 8% डिविडेंड, 8% प्रेफरेंशियल वाले, एक क्लास था 10% प्रेफरेंशियल वाले, ठीक है, एक क्लास है 12% प्रेफरेंशियल वाले, और हमारा इक्विटी शेयर है @10 ईच। ओके, 4 क्लास का शेयर होल्डर हो गया ना। हम बोले ये जो 10% प्रेफरेंशियल वाले हैं ना, इनको हम 10% नहीं देंगे, हम लोग देंगे 8% प्रेफरेंशियल होल्डर। ओके, 8% देंगे। डिविडेंड कितना देंगे? अब 8% देंगे। इनको पहले 10 मिलता था, अब 8 कर दे रहे हैं हम, मतलब वेरिएशन हो गया, चेंजेस आ गया। यहाँ पे टोटल 100 लोग, 100 मेंबर थे। यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा है क्या, यहाँ पे आपको टोटल 100 मेंबर थे। ओके, अब ये 100 मेंबर क्या करेंगे, ये 100 मेंबर
से हम पूछेंगे कि सर एक बात बताओ ना, हम आपको 10 रुपया डिविडेंड नहीं दे पाएंगे, हम आपको 8 रुपया देंगे, चलेगा? 100 मेंबर क्या बोलेगा? अपना वोट देगा। इन 100 में से 3/4 बोलना चाहिए हाँ चलेगा। 3/4 आउट ऑफ दैट 100। एक सेकेंड। राइट, जो भी है। तो 100 में से 3/4 जो है ना हाँ बोलने चाहिए, मतलब आपको कहीं ना कहीं किसी भी कीमत पे 75% वोटिंग लेके आना होगा। इनका ही 75%, ये नहीं कि इनका 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 नहीं बोल रहा, सिर्फ इनका, जिनका आप हक मार रहे हो उनका 75% वोट लेकर आइए। ये बात पॉइंट नंबर 1 बोला है, ठीक है। 3/4 of the shareholders. Now, consent of 3/4 of the shareholder of other class is variation of one shareholder. अब मान लो इनका वेरिएशन करके, हम बोल रहे हैं क्या, इनका वेरिएशन से मान लो किसी और का राइट इफेक्ट हो रहा है, इनका 8% जो है 8% जो भी वेरिएशन करने से किसी और का राइट इफेक्ट हो रहा है, 10 हो सकता है हम 12% कर दे हो, बिल्कुल संभव हो सकता है बोले कि भैया हम आपको जो भी है कोई सिचुएशन कुछ भी चेंज करे जिसकी वजह से किसी और का उंगली हो रहा है, ये इसके काराकांडी की वजह से इसका राइट इफेक्ट हो रहा है, तो इनका भी 3/4 अप्रूवल चाहिए होगा। क्लियर ना, दोनों का अप्रूवल लगेगा 3/4। ओके, अगर अनलिस्टेड कंपनी है, अगर उनके छोटे वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े वाले हैं तो उनको पोस्टल बैलेट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, वो भी स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, SREGM पास करना पड़ेगा। ओके, नाउ लिस्टेड कंपनी है तो भैया उनको स्टॉक एक्सचेंज से करना मैंडेटरी हो जाता है। वन मोर थिंग इज इम्पोर्टेंट, 1/3 ऑफ जो डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स है ना, वो चाहे तो NCLT के पास जा सकते हैं। NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। 1/3 डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स NCLT के पास जाएंगे, बोलेंगे कि सर देखिए कंपनी हमारा राइट को वेरिएट चेंज करना चाहता है, हम उसके मन इसमें नहीं है, आप प्लीज अलाउ मत करिए। कंपनी भी जाएगी रोते रोते, सर सुनिए ना सर हमारा बहुत हालत खराब है, हमारा नहीं दे पा रहे हैं डिविडेंड, पूरी कंपनी डूब जाएगी, बेड़ा गर्क हो रखा है कंपनी का। अब NCLT सोचेगा क्या करना चाहिए, इनको पूरा दिया जाए या इनको हटाया जाए, सोचेगी। तो NCLT जो भी डिसीजन देगी हो सके बोलेगी कि नहीं नहीं भैया ये एकदम सही है, चलेगा चलेगा, एकदम राइट है, परफेक्ट काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, वेरिएशन बिल्कुल राइट है, तो फिर अलाउड हो जाएगा, होगा, अदरवाइज नहीं होगा। NCLT मना कर सकती है, हो सकती है NCLT बोले कि 1/3 वालों को एक काम करो, पैसा देके निपटाओ, नक्की करो, उनको झमेला हटाओ, हो सकता है भाई, बोल सकती है NCLT। तो NCLT अपना डिसीजन अपने अकॉर्डिंग पास करेगी। देखो यहाँ पे बोला गया ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हैं आप। ओके, जिस दिन हो रहा है ना उसके 21 डेज के अंदर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं NCLT के पास, कहीं ना कहीं 1/3 भी आपको मिल जाएगा, जो भी है। और फाइनली ऑर्डर विद कंपनी जो है ना विद इन 30 डेज ट्राइब्यूनल के पास वो ऑर्डर कॉपी भेज देता है, फाइल कर देता है, दैट्स इट। अच्छा, शेयर होल्डर राइट को वेरिएट चेंज करने का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले चेक कीजिए कि आपका आर्टिकल या फिर MOA में ये परमिशन है ना, आर्टिकल और मेमोरेंडम आपको परमिशन पावर देता है ना इसको चेंज करने के लिए। दूसरा, नो प्रोविजन ऑफ आर्टिकल मेमोरेंडम, अगर कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग कोई दिक्कत नहीं करे, आर्टिकल मेमोरेंडम में पावर है, लेकिन जब आपने इशू किया था ना उसके टर्म्स में ये प्रोहिबिटेड था, आप टर्म्स में ही लिखे थे कि हम कभी आपके राइट को चेंज नहीं कर सकते, तो अब आगे भी चेंज नहीं कर सकते हो, एक बार आप एग्री कर गए ना, आप डिसएग्री नहीं कर सकते हो। ओके, व्हेन वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट इज नॉट प्रोवाइडेड इन योर एक्सेप्ट, ये तो मैं ही बोल दिया आई थिंक। अब मान लो यहाँ पे क्या बोला है कि भैया मेरी राइट, मेरा अगर वेरिएशन मतलब मेरे इस 8 पर एक मिनट, इसका जो है वेरिएशन के लिए मना किया है, इतना गंदा हो गया ना, बता दो। देखो यहाँ पे बोला गया है कि इसको अगर वेरिएशन करने जाते हो, इसका राइट वेरिएशन करे 10% से 8% करने जा रहा है ना, तो इस सिचुएशन में इनका इन मासूमों का हमको क्या लेना पड़ेगा, इनका चेक करना पड़ेगा कि एग्रीमेंट में ना कहीं ऐसा तो नहीं लिखा है कि हम नहीं प्रोहिबिट है, नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अगर इनका हम चेंजेस ला रहे हैं जिससे किसी और का राइट इफेक्ट हो रहा है, तो इनका भी चेक करेंगे, कहीं इनका टर्म्स ऑफ इश्यू में तो नहीं लिखा था कि आप चेंज नहीं कर सकते हो, डिफरेंशियल वोटिंग राइट मतलब सॉरी डिफरेंशियल बोल रहा हूँ, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट नहीं कर सकते हो, तो दोनों का चेक करेंगे, अगर इसका काटी करने से इसका बैंड बज रहा है तो दोनों का चेक करेंगे।
जिसका काटे कि उसी का बैंड बच गया तो उसी को चेक करेंगे। ओके, और फिर देखो 3/4 ऑफ द शेयर होल्डर्स का कंसेंट लीजिए। जिस क्लास वालों को तकलीफ है उन्हीं क्लास वालों से लीजिए, सेपरेट मीटिंग करके एकदम अकेले में बुला के एकदम बैठा के प्यार से पूछिए भैया प्लीज मना कर दे, सॉरी प्लीज अप्रूव कर दे, प्लीज अप्रूव कर दे, जाने दे भैया बहुत हालत खराब है, गरीब है, देख चाय पीने के पैसे नहीं है, लोग सब्सक्राइब तक नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल है। तो आप जनरल मीटिंग आप होल्ड कर रहे हो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किए कि हाँ भैया हटा देना है, और फिर लास्ट में आप MJT 14 फाइल कर दिए विदिन 30 डेज और उसी के पास। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? पॉइंट क्लियर, एकदम पक्का, एब्सोल्यूट क्लियर। चलिए, कॉल एंड शेयर सेम क्लास टू बी मेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस, कुछ खास चीज नहीं है, बेकार का चीज है जो आपको सारा कॉल का पैसा मंगाने के लिए। कंपनी टू एक्सेप्ट अनपेड कॉल एक्सेट्रा, कुछ ये सब बेकार का कुछ खास पॉइंट है नहीं, आप एक बार देख लो, ऐसा ही कुछ खास नहीं है इसमें। अच्छा, अब जो डिविडेंड का हम लोग बात करते हैं, जो हम लोग कंपनियां डिविडेंड देती हैं, कंपनी में इफ ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल पे डिविडेंड, कंपनी अगर आर्टिकल से ऑथराइज है तो डिविडेंड दे सकती है, सब कंपनी होती है। इन प्रपोर्शन ऑफ द अमाउंट पेड अप टू ईच शेयर, कंपनी का जो पेड अप शेयर होता है ना, पेड अप शेयर के ऊपर कंपनी क्या करती है, डिविडेंड देती है। ओके, कंपनी के पेड अप शेयर के ऊपर। अब देखो, कंपनी का अगर 10 रुपया का शेयर है, ओके, और कंपनी ने 20 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम में लिए हैं, ओके, तो कंपनी की लाइबिलिटी कितनी है पेमेंट करने की? 10 रुपए की लाइबिलिटी है, कंपनी ने तो 10 रुपए लिए थे ना। ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम में आप पैसा दे रहे हो, सिक्योरिटी प्रीमियम देते हो, क्यों देते हो? क्योंकि कंपनी का रिजर्व पड़ा होगा, कंपनी कभी बनी होगी 0 रुपया, कंपनी के प्रॉफिट में 0 रुपया रहा होगा, कंपनी चली होगी, रिजर्व में 5 रुपया आया होगा, है ना। अब अचानक से आप जब कंपनी का शेयर परचेस कर लोगे तो नहीं लग रहा है आप रिजर्व का भी पावर एक्सेस कर ले रहे हो, रिजर्व में भी आपका बराबर का मतलब हिस्सेदारी हो गया। कल के डेट पे जब कंपनी वाइंड अप होगी तो आप अपना तो शेयर कैपिटल लोगे, रिजर्व में भी आके लाइन लगा लोगे कि भैया रिजर्व से तो देना ही पड़ेगा, ऐसे कैसे चलेगा, आके बोलोगे ना आप। तो ये चीज के लिए आप रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम देते हो, इसी चीज के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम देते हो ना। अब मान लो कंपनी की लायबिलिटी कितनी थी, 10 रुपए की थी, तो कंपनी डिविडेंड भी देगा, जो कमाया है उस पर हिस्सा भी देगा, तो किसके ऊपर देगा? इसी 10 रुपीज से पेड अप शेयर कैपिटल के ऊपर, पेड अप वैल्यू के ऊपर ही कंपनी डिविडेंड देगा। ओके, अगर 10 रुपए का शेयर है और कंपनी ने 8 रुपए अभी तक कॉल किया है, तो कंपनी जो डिविडेंड देगा वो 8 रुपए के ऊपर ही देगा। क्लियर? देखना, कंपनी जो है 100%, 200% देती है डिविडेंड। 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपया डिविडेंड दे रही है, 10 रुपए का शेयर है, 20 रुपया डिविडेंड दे रही है, जो भी है। नाउ अच्छा, एक चीज और, अब तुम क्या होना, चालू इंसान हो, कॉल्स इन एडवांस दे दियो, कंपनी ने तुमसे 8 रुपया मंगाया था, तुमने 2 रुपया एक्स्ट्रा दे दिया, बोला कि एक काम करिए 10 रुपया पूरा रख लीजिए, हमको नहीं चाहिए। अब जब 10 रुपया दे दिए ना, तो जो एक्सेस मनी कंपनी को रिसीव हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। जब कंपनी 2 रुपया मंगाएगी तब आपको देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले दिया हुआ, उसको हम एडजस्ट कर लेंगे, सिंपल। लेकिन ये करने के लिए आपका आर्टिकल में स्पेसिफिक पावर होना चाहिए, इस आर्टिकल में स्पेसिफिकली लिखा होना चाहिए कंपनी के पास पावर है कॉल्स इन एडवांस लेने का, तभी कर सकता है। इंटरेस्ट का अगर बात करें तो कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कंपनी कॉल्स इन एडवांस लेती है 100 शेयर के ऊपर, ओके, कंपनी ने 8 रुपए मंगाए थे, मतलब कंपनी को 800 रुपए चाहिए थे, आपने इसी 100 शेयर के ऊपर 10 रुपए दे दिए, मतलब कंपनी को 1000 रुपए आपने दे दिए, तो कितना ज्यादा दे दिए, 200 रुपए ज्यादा दे दिए हैं कंपनी के पास। अब ये 200 रुपए के ऊपर कंपनी क्या करेगी, आपको इंटरेस्ट पे करेगी, और कंपनी का प्रॉफिट हो या ना हो, कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है। ओके, इंटरेस्ट रेट जो है आपके आर्टिकल में प्रिस्क्राइब हो सकता है, या फिर अगर एक्ट में बताया जाता है तो वो आपको फॉलो करना है। एडवांस शेयर दिया है तो आप इसका मतलब ये नहीं बोलेंगे कि हम तो 200 रुपए ज्यादा दिए हैं, अच्छा ये 12 नहीं है, ठीक है, हम तो आपको 200 रुपए ज्यादा दिए, हमारा ज्यादा वोटिंग पावर चाहिए, तो ऐसा नहीं चलेगा। कंपनी ने जितना मंगाया था आपको उतना ही देना था, आपने ज्यादा क्यों दिया, नहीं देना था, ठीक है। इट शैल नॉट बी रिफंड। अब ये नहीं बोल सकते कि भैया 200 रुपया दिए थे ना, दीजिए, थोड़ा सा खर्चा आ गया, जरूरी काम है, बहुत जरूरी काम है, नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा। यहाँ पे जब तक कंपनी वाइंड अप में नहीं जाएगी आपको ये 200 रुपया नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और अगर जब कंपनी 2 रुपया मंगाएगी तो सब लोग क्या करेंगे, 2-2 रुपये वापस देंगे, आप क्या करेंगे, 2 रुपया नहीं देंगे, आपको देने का जरूरत नहीं है, कंपनी इस एडवांस से सेट कर लेगी।
ठीक है। देखो फर्दर लायबिलिटी, जब कंपनी पैसा मंगाएगी तो एडजस्ट कर लेगी, और आपको एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के रूप में ट्रीट किया जाएगा। अगर आप कॉस्ट इन एडवांस देते हो तो आपको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के रूप में ट्रीट किया जाएगा। आप सिक्योर्ड नहीं रहोगे, अनसिक्योर्ड रहोगे। ओके, मतलब लास्ट में अगर पैसा बचा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हाँ, इक्विटी प्रेफरेंस वालों से पहले मिलता है, खैर छोड़ो। नाउ नेक्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना, ये पूरे के पूरे चैप्टर का जान है। सच बता रहा हूँ, ये पूरे के पूरे चैप्टर का जान है। रीजन है कि हर कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम चार्ज करती है ना। अगर 10 रुपए का शेयर है तो हर कंपनी कुछ बढ़ा के चार्ज करेगी, 25 रुपए जोड़ के बोलेगी 35 रुपए में हम शेयर दे रहे हैं। तो शेयर का वैल्यू कितना है, 10 रुपया। 25 रुपए आप एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो? क्योंकि कंपनी का रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ होगा, कंपनी ने कुछ गुडविल बनाए हुए हैं, कंपनी का मार्केट में बहुत अच्छा इमेज बना हुआ है, ब्रांड बना हुआ है, तो इसके लिए आप 25 रुपया दे रहे हो एक्स्ट्रा। ओके, आपको शेयर, आपको हिस्सेदारी कितने की मिली है, 10 की ही मिली है, लेकिन कंपनी के प्रॉफिट में जो आपका हिस्सा होगा ना, उसके लिए आप 25 रुपए लेके आ रहे हो। ओके, ये चीज मैं अभी चैप्टर के एंड में समझाऊंगा। अब जो ये 25 रुपए आपको मिले ना, कंपनी को मिले ना, इस 25 रुपए को कंपनी कैसे यूज करेगी? ये तो उसका कैपिटल है, पूंजी है, ये तो वो जैसे चाहे वैसे यूज कर सकती है अलॉटमेंट देने के बाद। लेकिन इस 25 रुपए का इस्तेमाल के लिए ना बहुत सारा प्रोविजन है। इस 25 रुपए को, इस सिक्योरिटी प्रीमियम, नॉट 25 रुपए, दैट इज ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, इसको यूज करने के लिए बहुत कुछ बताया गया। क्या है? इन 5 जगह के अलावा आप कहीं भी यूज नहीं कर सकते हो सिक्योरिटी प्रीमियम को। मतलब पहला तो आप बोनस शेयर इशू करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकते हो, पहला कंडीशन। ठीक है। आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है ना, उसको राइट ऑफ करने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकते हो, दूसरा कंडीशन। दूसरा चीज आप क्या कर सकते हो, राइट ऑफ करना चाहते हो कोई भी कमीशन, या फिर अगर आप कोई भी डिस्काउंट दिए हो, किस लिए सर, डिवेंचर्स के लिए, तो वहां पे आपका अलाउड है, वो आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंस यूज कर सकते हो। कोई भी प्रेफरेंस शेयर है ना, उसको रिडीम करने के लिए भी आप यूज कर सकते हो, या तो आप बाई बैक, सेक्शन 68 के अंदर क्या है, बाई बैक है, या तो आप बाई बैक करना चाहते हो ना, तो कर सकते हो। मतलब ये जो 5 पॉइंट है ना, इन 5 पॉइंट के अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम का आप और कहीं भी इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर कहीं करते हो तो वो गलत है, कानूनन अपराध है। ओके, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 5 जगहों पे आप क्या कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज आप सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इन 5 को छोड़ के और कहीं नहीं कर सकते हो। क्लियर, गॉट इट? अब अगर आप अकाउंट्स देखो तो अकाउंट्स में जाके पता करो कि भैया वो सिक्योरिटी प्रीमियम का कैसे यूज करते हैं, क्या ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, 1956 एक्ट वाला मत चेक कर ले रखना, रिसेंट का चेक करियो भाई। नेक्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चीज अक्सर अगर आपको पता नहीं होगा तो आपसे कोई भी पूछ देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया ऐसा होता है क्या। हमने सुना ना, डिवेंचर आप क्या कर सकते हो, डिस्काउंट पे इशू करते हो, 100 रुपए का डिवेंचर है, कंपनी क्या बोलेगी, एक काम कीजिए हम 98 पे इशू कर सकते हैं। अलाउड है, कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या शेयर कैपिटल को आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, द वर्ड इज प्रोहिबिटेड, एकदम कर ही नहीं सकते, फुल्ली अलाउड नहीं है, एकदम नहीं। कुछ भी हो जाए, शेयर को आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हैं। लेकिन कानून में क्या होता है, प्रोवाइडेड एक्सेप्शंस, एक एक्सेप्शन यहाँ भी है, एक एक्सेप्शन यहाँ भी है। शेयर आप डिस्काउंट पे तो नहीं दे सकते हो भैया, लेकिन एक काम आप कर सकते हो, क्या, कंपनी अगर अपने क्रेडिटर्स, जो उनके क्रेडिटर्स हैं, और वो उनका पैसा नहीं दे पा रही है, ठीक है, तो आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से वो अपना पैसा को ना एडजस्ट कर सकते हैं, डेट को रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में वो डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। समझे नहीं? समझाता हूँ। तुमने कितना लोन लिया था, तुम्हारे मतलब तुमको कितने देने थे, 100 रुपए देने थे सर, ये हमारा बैंक है, ठीक है, बैंक को ये 100 रुपए हमें देने थे, हम दे नहीं पा रहे हैं। ओके, तो बैंक क्या हो गया, हमारा क्रेडिटर हो गया, जिसको हमको पैसा देना है, बैंक को 100 रुपया देना था, हम दे नहीं पा रहे, हमारे पास पैसे नहीं है, और बैंक हमसे बार बार मांग रहा है, बार बार मांग रहा है, बार बार मांग रहा है, दे दे भाई, दे दे भाई, दे दे भाई, दे दे भाई, नहीं देगा भाई, प्लीज भाई, प्लीज भाई, बार बार फोन करके हमको बोल रहा है भाई प्लीज भाई दे दे भाई। अब हम क्या कर रहा हूँ, हम नहीं दे पा रहा हूँ, तो हम इसको बोला, देखो भाई मेरे एक शेयर का दाम कितना है, 10 रुपया है। बोला हाँ। आपको 100 रुपया देना है, हम बोला हाँ। तो हम बोले 10 रुपया का शेयर अगर हम आपको दें तो चलेगा, 10 रुपया का शेयर
टेस्ट हो दे देते हैं, 100 रुपया हो जाएगा। बैंक वाला बोला बिल्कुल सही है। आप एक बात बताओ, कंपनी जो बैंक का पैसा चुका नहीं पा रही है, अपने क्रेडिटर को पैसा दे नहीं पा रही है, क्या लगता है वो 10 रुपया का वैल्यू होगा उस शेयर का आज के डेट पे? अगर कंपनी बैंक का ही पैसा चुका नहीं पा रही है, अपने क्रेडिटर्स को नहीं दे पा रही है, तो उसका शेयर का जरूर से जरूर वैल्यू कम होगा। ओके, कॉमन सेंस से बात है, उसका इज्जत नहीं होगा उसका। अब तुम खुद सोचो, जो तुम्हारा पैसा नहीं चुका पा रहा है उसका वो अगर तुमको कुछ भी दे रहा है, तुम मानोगे कि वो चीज का वैल्यू ज्यादा है, या फिर तुम बोलोगे ना भाई ये सस्ता में देना होगा। कोई तुमसे उधारी लिया है 1000 रुपया, वो तुमको चुका नहीं रहा है, ठीक है, तो तुम उससे कोई मान लो एक लैपटॉप खरीदने गए, उससे उसका एक लैपटॉप ले रहे हो, तो क्या बोलोगे? आधा दाम दे, कम पैसा में दे। कुछ तो बार्गेनिंग करोगे ना, मेरा पैसा नहीं चुका रहा है, 10,000 10,000 20,000 जो भी लियो, थोड़ा बार्गेनिंग करोगे तुम, राइट? क्योंकि आपका पहले से पैसा उधार है, आप नहीं तो बोलोगे भाई मेरा पैसा दे दे, नहीं तो लैपटॉप दे मेरे को। अगर लैपटॉप छीन रहे हो उसका, तो कितना लोगे? थोड़ा कम लोगे ना भाई, थोड़ा बार्गेन करके लोगे ना। तो वही बैंक वाले क्या करेंगे? बार्गेन करेंगे, वो बोलेंगे भाई 10 मिनट तो नहीं देंगे हम, आपका 10 रुपया का शेयर है लेकिन हमको चाहिए 5 रुपया में, आप हमको 20 शेयर दीजिए 5 रुपया वाला, हम 100 रुपया लेके चुप हो जाएंगे। सो ये जो ट्रांजेक्शन है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट नहीं हो रहा है, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो इसी सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ अलाउड है, अदरवाइज कभी भी कंपनी का शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होता। गॉट इट? ये था सेक्शन नंबर 53 तक का पॉइंट। एक एक इंपॉर्टेंट सेक्शन को पकड़ पकड़ के एक्सप्लेन किया, एक एक चीज तो मैं समझाया हूँ, अब आई थिंक समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो भाई प्लीज आप मेरे को व्हाट्सएप कर लो, फोन कर लो, जो मन करे कमेंट कर लो, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है? ये वाला जो बुक है, ये आपको बुक का आई थिंक लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको ऑलरेडी मेल में भेजा गया होगा, अदरवाइज जो भी डाउनलोड सेक्शन है वहां से आप डाउनलोड कर लो। अगर वहां से भी नहीं मिल रहा है तो आई थिंक आपको मेल आया ही होगा। फिर भी नहीं मिल रहा है, अगर आपको हार्ड कॉपी में चाहिए तो भैया आप अमेज़न से खरीद लो, ठीक है? अवेलेबल है, लिंक आई थिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर जो भी मेल है या फिर जो भी जैसे भी आपको पास ये इंटीमेट किया जा रहा है। फिलहाल तो ये साइट पे अपलोड नहीं किया गया है, धीरे धीरे जब ये साइट पे अपलोड होगा तो भी मेरे को पता चलेगा कि कैसे कैसे इसको क्या करके डालना है, ठीक है? क्या कौन सी जगह पे जाएगा ये, तो अभी फिलहाल मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ। चलिए, यहाँ तक क्लियर? एक बार फास्ट ट्रैक पर बोल दूं, जल्दी जल्दी बोल देता हूँ क्या क्या अभी तक मैंने पढ़ा है, जो क्या क्या इंपॉर्टेंट था। जो जो इंपॉर्टेंट है एकदम कान खोल लो, फ्रेश हो जाओ, पहले पानी पी लो, मैं भी पी लेता हूँ। रेडी? 5 मिनट का एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ते हैं और पहुंच जाते हैं अपने मंजिल पे। देखो, सबसे पहले मैंने बोला काइंड ऑफ शेयर कैपिटल। कंपनी के पास इक्विटी होती है, प्रेफरेंशियल होती है। इक्विटी में दो होती है, वोटिंग राइट, डिफरेंशियल राइट। डिफरेंशियल राइट को समझाया अभी मैंने यहाँ पे, ठीक है, कि एक इन्वेस्टर था, उसको ज्यादा उसको लगा कंपनी का ग्रोथ हो सकता है, तो वो कंपनी का शेयर, कंपनी को पैसा दिया और कम वोटिंग पावर वाले शेयर्स ले लिया। ओके, डिफरेंशियल राइट के शेयर्स ले लिया। फिर हमने देखा कि भैया डिफरेंशियल राइट को इशू कैसे करना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिकी पॉइंट था, जिसका मैंने की पॉइंट बताया कि भाई आर्टिकल ऑथराइज करना चाहिए, मैक्सिमम 74% तक ही आप कर सकते हो। आपका प्रॉफिट देने का अच्छा रिकॉर्ड है, आप फिनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न अच्छा टाइमली फाइल करते हो, डिविडेंड अच्छे से देते हो, डिफॉल्ट नहीं करते हो, ठीक है, और आपको कोर्ट ने भी 3 साल तक पेनलाइज नहीं किया है। प्रेफरेंशियल होल्डर वालों को पैसा पे करते हो, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पे करते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ आप अच्छा से करते हो। ये मैंने ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, ठीक है। एक डिस्टिंक्टिव नंबर बताया मैंने यहाँ पे, डिस्टिंक्टिव नंबर कैसे डिवाइड होता है। अलग अलग शेयर कैपिटल है तो 1 से लेके 25 तक इसके पास आएगा, 26 से लेके 50 तक इसके पास आएगा, ऐसे करके डिफरेंशियल शेयर डिस्टिंक्टिव नंबर मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे आपको, ठीक है। कंपनी का सर्टिफिकेट पे कौन साइन करता है? 2 डायरेक्टर साइन करते हैं, या फिर एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी भी साइन कर सकता है। डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, और उसका तरीका क्या था? ये वाला था, बोर्ड रिलेशन पास करके करना था। 3 साल के बाद ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, पहले नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमने फिर इंपॉर्टेंट चीज देखा था, सर वोटिंग राइट तो हर इक्विटी वालों के पास होती है, लेकिन सर प्रेफरेंस वालों का अलग है। प्रेफरेंस वालों को 2 मैटर पे वोटिंग राइट मिलता है, जब प्रेफरेंस का ही राइट, उन्हीं का राइट का हनन हो रहा है, उन्हीं का राइट का बम्बू हो रहा है, बैंड बजाया जा रहा है, तो वो वोट कर सकते हैं, या तो वाइंड अप में वोट कर सकते हैं, बस 2। एक और कंडीशन मैंने बोला था कि भैया अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को अगर 2 साल से हम डिविडेंड ही नहीं दे रहे हैं, तो वो किसी भी मैटर में आके वोट करके जा सकते हैं, ठीक है, हर मीटिंग में आके वोट कर सकता है। अब शेयर होल्डर के राइट को अगर वेरिएशन करना है
तो वहां पे क्या बोला था भैया, 3/4 ऑफ दैट क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स का परमिशन लेकर आई, जिनका राइट का बैंड बजा रहे हैं ना उनका 75% लोग बोलना चाहिए ठीक है बजा लो हमारा बैंड, ठीक है। और 1/3 लोग अगर चाहें, ठीक है, 1/3 लोग अगर चाहें तो वो लोग एनसीएलटी जा सकते हैं, बोल सकते हैं कि भैया नहीं ये तो गलती है, एकदम बंद करवाओ इस चीज को। उस क्लास के 1/3 शेयर होल्डर, ठीक है, उसी क्लास के, जो क्लास के लोग खराब थे, जो क्लास के लोग का हम बैंड बजा रहे हैं ना, उसी क्लास के लोग का 75% मेरे को हाँ होना चाहिए। अगर उस क्लास के 1/3 लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये गंदा चीज है, तो स्कीम पसंद ही नहीं है, तो वो 1/3 लोग एनसीएलटी जा सकते हैं। ओके। और इसके लिए फिर स्पेशल जनरल मीटिंग लगेगा, आपको वेरिएशन बताना पड़ेगा क्या चेंज करवा रहे हो, एनसीएलटी का डिसीजन फाइनल होता है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे देखा भाई डिविडेंड किसके ऊपर देते हैं हम लोग, डिविडेंड देते हैं हम लोग पेड अप वैल्यू के ऊपर देते हैं। कॉल्स इन एडवांस देखा, एडवांस के ऊपर हमने इंटरेस्ट देखा, भाई इंटरेस्ट लगेगा हर हाल में देना पड़ेगा, लाभ हो ना हो, कोई एक्स्ट्रा वोटिंग पावर नहीं मिलता है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, वाइंड अप के समय से पैसा वापस मिल सकता है, या फिर कंपनी का वो पैसा आपका सेटअप हो जाएगा जब नेक्स्ट कॉल होगा तो। सिक्योरिटी प्रीमियम एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि भैया सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल आप कैसे करोगे, जब आप कोई भी अनइश्यूड शेयर है, जैसे बोनस शेयर आप देना चाहते हो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना चाहते हो, कमीशन या फिर डिस्काउंट दे रहे हो, डिवेंचर्स के लिए डिस्काउंट बिल्कुल अलाउड है, ठीक है। आप प्रेफरेंशियल को रिडीम कर सकते हो, बाई बैक कर सकते हो, तो ये सब चीजों के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप किसी भी तरीके से सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लास्ट पढ़ा था भाई कि भैया किसी भी कीमत पे आप डिस्काउंट पे शेयर नहीं इशू कर सकते हो, अनलेस आपका क्रेडिटर है आरबीआई के स्कीम के अंदर आ रहा है कि भैया डेट रिस्ट्रक्चरिंग का स्कीम आता है उनका, अगर उसके अंदर आ रहा है तो फिर भैया वो कर सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं कर सकते हैं। क्लियर। यही मैंने अभी आज के इस पूरे के पूरे लेक्चर में इतना ही चीज समझाया, आई थिंक समझ में आ गया होगा भाई। अभी भी नहीं आया तो फिर मेरे को पर्सनली मैसेज करो एकदम अलग से, ठीक है, अलग से समझाऊंगा मैं। चलो फिर ठीक है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट हो सकता है यार एकदम, जैसे देखो फेस टू फेस तो हम लोग बैठे हुए नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा चीज है जो कंफ्यूजन रह सकता है माइंड में, तो माइंड मत करो, आराम से क्वेश्चन कर लो, कोई टेंशन नहीं है। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास के मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज का क्लास यहीं रुक देते हैं।